Welcome to Get Academy Plus. So today we are going to start one of the most important point in the module 4 of induction machine, and the name of the point is circle diagram of three-phase induction motor. This particular point is quite important for oral examination point of view, for your interview point of view, and even your semester exam point of view as well. This topic is not asked in GATE examination, but it is quite important for PSU's examination point of view, your semester examination, as well as engineering service point of view. This particular point is quite important. Definitely many times the question is asked even in engineering services as well on this particular point, that write a short note on the process of a three-phase induction motor circle diagram. Otherwise they will provide us a data of short circuit test and open circuit test, and they will ask us to draw the circle diagram of three-phase induction motor. In this way the many questions can be framed on this particular point, on this particular topic. We should be quite clear with each and every conceptual clarity of this particular topic. I will tell you in such a way that I will guarantee that everybody among us will be able to draw the circle diagram and each and every parameter which can be determined from circle डायग्राम. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर्कल डायग्राम जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद हेडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल डायग्राम. सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल डायग्राम, क्योंकि पहले ये तो अपन को पता होना चाहिए ना कि अपन सर्कल डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं. सही है कि उसका मकसद क्या है, अपन उसके ऊपर क्यों जाते हैं. देखिए सर्कल डायग्राम क्या है ना कि जब आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट होता है तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो जो कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं वो सारे पैरामीटर्स अगर अपने पास इक्विवेलेंट सर्किट अवेलेबल है तो अपन के पास ठीक है कि अपन को पता होगा. सपोज अगर आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है ही नहीं है तो अगर आपको ये वाले पैरामीटर अगर पहचानने, ये वाले पैरामीटर अगर आपको फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपके पास सर्कल डायग्राम इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट ऑल दिस पैरामीटर इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैं कह सकता हूँ कि जो सर्कल डायग्राम है ना, सर्कल डायग्राम से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सेम इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, इक्विवेलेंट सर्किट से मिलती है. किससे मिलती है? इक्विवेलेंट सर्किट से मिल सकती है. और आई कैन से दैट आई कैन डिटरमाइन ऑल द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स फ्रॉम द सर्कल डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. और किसी भी मशीन की कह सकते हो आप, सिंक्रोनस मशीन की कह सकते हो, इंडक्शन जनरेटर का कह सकते हो, किसी भी मशीन के सर्कल डायग्राम से आपको उसके पैरामीटर्स, इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स अपन को पता चल सकते हैं. समझ में आ रही बात. सो सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल डायग्राम टू फाइंड दी और टू फाइंड the equivalent circuit parameter, to find the equivalent circuit parameters. इसका ये होता है एप्लीकेशन है. ठीक है, आप यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से इनपुट पावर पता कर सकते हैं, आप यहाँ से आउटपुट पावर पता कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ से ऑल लॉसेस पता कर सकते हो. क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉसेस पता कर सकते हो आप सारे के सारे. अगर आपको इनपुट पावर और आउटपुट पावर पता है तो आप यहाँ से एफिशिएंसी का कैलकुलेशन कर सकते हो, आप यहाँ से स्लिप का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आप यहाँ से टॉर्क का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. क्या बोल रहा हूँ मैं, टॉर्क का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो ये बहुत सारी चीज़ें कि जो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो. इन सभी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यू कैन फाइंड व्हाट, यू कैन डिटरमाइन द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ इंडक्शन मशीन. क्या? परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर. ठीक है, अब क्योंकि अपन उसके करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा एकदम क्लियरली बात करें तो इंडक्शन मोटर. सो वी कैन डिटरमाइन ऑल द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ इंडक्शन मोटर फ्रॉम सर्कल डायग्राम. ठीक है, अगर सर्कल डायग्राम अपने पास अवेलेबल है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से फाइंड करना बहुत आसान होगा. लेकिन डायरेक्ट सर्कल डायग्राम अगर देखा जाए तो सर्कल डायग्राम का कहाँ पे और ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होता है, कहाँ पर उसको यूज़ करते हैं. जब भी आप इंडस्ट्री में बात करते हैं ना तो इंडस्ट्री में जो कोई डिज़ाइन इंजीनियर, जो भी कुछ इंजीनियर होता है अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसको वो सब चीज़ें अगर पता करने अपने, एक्चुअली ये जो सर्कल डायग्राम होती है उससे उसको जो एनालिसिस मिलेगा, जो एक्जैक्ट डेटा मिलेगा, दैट विल नॉट बी द क्वाइट एक्जैक्ट वन, क्योंकि वो कौन से इक्विवेलेंट सर्किट को कंसिडर करके उसने बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है. सपोज अगर उसने अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को यूज करके अगर या अप्रॉक्सीमेट डेटा यूज करके अगर उसने सर्कल डायग्राम बनाया उसको अप्रॉक्सीमेट थोड़ा डेटा मिलेगा वहाँ से, लेकिन एग्जैक्ट तो मतलब वो पूरा कैलकुलेशन वगैरह करेगा तब जाके मिलने के चांसेस होते हैं. ठीक है, लेकिन ये वाले जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, ये परफॉर्मेंस पैरामीटर जब आप किसी मशीन को जब अपनी इंडस्ट्री में जब एम्प्लॉय कर रहे हो तो उस टाइम पे भी डेफिनेटली उसका ज़्यादा फायदा होगा. उस इंजीनियर को पता चलेगा कि अपनी मशीन की रेटिंग कितनी है, उसमें कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीज़ें अपन को वहाँ से पता चलती है. ठीक है, तो ये रहा बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल डायग्राम, कहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सी चीज़ें कि जो अपन इसके पहले जो न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते थे अब अपन उसको डायग्रामेटिकली या डायग्राम अगर अवेलेबल है तो वहाँ से भी आप उसको फाइंड कर सकते हो. समझ में आ रहा है. देखिए सर्कल डायग्राम है, उसके करस्पॉन्डिंग एक वर्ड आता है दैट इज अ लोकस डायग्राम. क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकस डायग्राम. एक है आपके पास क्या, सर्कल डायग्राम, सर्कल डायग्राम. ठीक है,
अब इसके करस्पॉन्डिंग जो है उसको मैं बोलता हूँ लोकोस डायग्राम। क्या है? लोकोस डायग्राम। ठीक है, अब देखिए लोकोस डायग्राम दो तीन तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। एक तो पोलर प्लॉट के जरिए भी उसको फाइंड किया जा सकता है, लोकोस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको पोलर प्लॉट के जरिए भी आप फाइंड कर सकते हैं, या नॉर्मल अपन के बस डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज को चेंज करके जो लोकोस डायग्राम होगा, मैं उसको एक पर्टिकुलर पैरामीटर को वेरी करके उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है उसके करस्पॉन्डिंग में बात करूंगा इन केस ऑफ लोकोस डायग्राम। ठीक है, तो अपन आरएल सर्किट कंसिडर करेंगे, आरसी सर्किट कंसिडर कर सकते हैं, उनके जरिए और उनको कंसिडर करके अपन लोकोस डायग्राम कैसे फ्रेम कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा पहले। सो इसके लिए मैं क्या है ना कंसिडर करूंगा सबसे पहले आरएल सर्किट। क्या कंसिडर करूंगा? सिंपल जो आरएल सर्किट होता है उसके बारे में मैं कंसिडर करना हूँ। सो कंसिडर आरएल सर्किट, और मैं एसी सर्किट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस चल रहा है एसी सर्किट है, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑब्वियसली साइनसॉइडल सप्लाई। सो कंसिडर ए आरएल सर्किट, कंसिडर ए सिंगल फेज आरएल सर्किट, सिंगल फेज आरएल सर्किट। ठीक है, सिंगल फेज आरएल सर्किट आपको कंसिडर करना है। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए ये आर, ये एल, ठीक है, इस टाइप से एल है। ठीक है, अब सप्लाई अगर मेरे पास साइनोसॉइडल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंगल फेज सप्लाई में बोल देता हूँ यहाँ पे चाहे तो वी, ठीक है, 230 वोल्ट, ठीक है, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, तो ये इसको मैं ओमेगा एल जे एक्सएल इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज मुझे इसमें करंट फाइंड करना है तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? अगर यहाँ पे केवीएल अगर अप्लाई करते हो तो केवीएल अप्लाई करने के बाद आपको जो करंट का वैल्यू मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग केवीएल इन द अबोव इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी व्हाट? वी डिवाइडेड बाय, मैं उसका 230 वोल्ट वगैरह कंसिडर करके नहीं चलूंगा, एक नॉर्मल वोल्टेज डायरेक्टली मैं उसको बोल के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मैं नाम दे सकता हूँ चाहे तो वी, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, डीसी नहीं है एक्चुअली, एसी सप्लाई है। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर, इस टाइप से। बिल्कुल सही है। अब देखिए आपने एक बात पता कर ली कि आपको ये पर्टिकुलर जो सर्किट है इसमें क्या है ना करंट आ गया आपके पास। करंट के करस्पॉन्डिंग अपन बात करेंगे अभी, करंट और एक पैरामीटर के जिसको अपन वेरी करेंगे उस पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग अपन को अभी बात करना है। ठीक है, अब देखा जाए तो देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने इसके पहले आपको बोला कि लोकस डायग्राम विल बी फाइंड बाय वायरिंग द पर्टिकुलर पैरामीटर। एक किसी भी पैरामीटर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, उस पैरामीटर को वेरी करके मैं उसके करस्पॉन्डिंग लोकस डायग्राम फाइंड करने वाला हूं उसका। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे क्या है ना, सपोज अगर मैं ये वाला, क्योंकि सिर्फ अगर ये दो वैल्यूज को अगर प्लॉट किया जाए तो बस एक दो वैल्यूज मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे आपको और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा उसको, अगर सपोज मुझे उसको अगर फाइंड करना होता तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को वेरिएबल कंसिडर कर ले रहा हूँ, कि उसको रेजिस्टेंस को मैं वेरिएबल कर रहा हूँ। सो रेजिस्टेंस को अगर वेरी किया जा सकता है, देखिए रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट तक मैं क्या करने वाला, उसको वेरी करने वाला। सपोज अगर मैं देखूँ तो आई का अगर मैं वैल्यू बताऊँ तो देखिए आई का जो वैल्यू होगा आई इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर, इस टाइप से होने वाला है। ठीक है, अगर मैं आई के मैग्नीट्यूड अगर यहाँ से बताऊँ, सपोज अगर मैं आर के वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई विल बी व्हाट अंडर रूट दिस वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू उसके, और एंगल ऑफ आई कितना है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, इस टाइप से होता है। अब देखिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, इनिशियली अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर मैं बात करूँ इनिशियली आर इज इक्वल्स टू 0, अगर आर का वैल्यू मैं 0 बोल दूँ तो देखिए करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? करंट आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट? करंट आई विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। आप देख सकते हो एक्सएल आ जाएगा। आप देख सकते हो कि आर का वैल्यू अगर 0 कर दिया तो अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर क्या बन जाएगा? सिर्फ एक्सएल आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर तो एक्सएल का स्क्वायर तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। सपोज अगर मैं आर की वैल्यू को और कुछ बढ़ा दिया, सपोज आर की वैल्यू को, अब मैं क्या ना 0 से क्या कर रहा हूँ उसको, मैंने क्या बोला 0 से मैं उसको मिनिमम से मैक्सिमम मैं उसको वैरी करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले 0 था, अब मैं क्या किया उसको नॉन 0 बना दिया। ठीक है, 0 से थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब कि 10 ओम 5 ओम 4 ओम इस कंपैरिजन में, और इसका कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा एक्सएल का। ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो अगर ऐसा है तो उसका जो करंट आएगा, करंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? करंट विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से मैग्नीट्यूड आएगा। और जो आई का एंगल होगा बेटा आपके पास, एंगल कितना बनेगा? एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर। ठीक है, इसके पहले इसका एंगल कितना आया था? यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ आई कितना था? एंगल ऑफ आई वाज 0, क्योंकि आर का वैल्यू कितना था? 0।
तो आर 1/r कितना इन्फाइनाइट, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा 90 डिग्री, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 90 डिग्री बनेगा, हाँ 90 डिग्री बनेगा ना, tan इनवर्स ऑफ 90 तो यही होता ना, tan इनवर्स ऑफ इन्फाइनाइट इज 90 डिग्री एक्चुअली, ठीक है इस टाइप से। तो ये रहा अपने पास इसका एनालिसिस अभी तक का। और उसके बाद भी और अगर सपोज मैं उसके और वैल्यूज अगर चेंज कराते जाऊँ तो उसके वैल्यूज चेंज करने के बाद अगर देखा जाए तो थर्ड अगर सपोज मैं स्टेप ले लूँ तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि आर के वैल्यू को और मैं क्या कर रहा हूँ नॉन जीरो बट वॉट ग्रेटर देन सेकेंड वैल्यू, ठीक है। अगर सपोज उसको मैं बोलूँ तो आर है और इसको मैं आर का वैल्यू एक बार क्या बोल रहा हूँ जीरो बोल रहा हूँ, एक बार इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, बट ये क्या है ना इसके कंपैरिजन में थोड़ा क्या ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में क्या सेकंड केस से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसके लिए देखा जाए तो करंट का वैल्यू जगह आ जाएगा, करंट विल बी व्हाट, करंट आई विल बी, सपोज अगर मैं उसको I1 बोल दूँ, इसको अगर मैं सपोज I2 बोल दूँ और ये बन जाएगा मेरे पास I3 विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट V डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर, इस टाइप से। सो जो I3 का वैल्यू आएगा आपके पास I3 विल बी अंडर रूट ऑफ V अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट आर का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। और उसका जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ I3 इज इक्वल्स टू व्हाट tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर। आप थोड़ा अगर इसमें सोच रहे हो तो देखिए आपको एक बात यहाँ से एक बात पता चल रही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए जब रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो था तो करंट कैसा था, बहुत ज्यादा करंट है यहाँ पे था, मतलब V बाय एक्सएल दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है। इसके कंपैरिजन मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर आर के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा करंट तभी आएगी सर्किट में जब उसका इंपीडेंस कम होगा। उसका इंपीडेंस में देखा जाए तो वेरिएबल पैरामीटर सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो अगर इंपीडेंस मिनिमम से मिनिमम कितना कम हो सकता है, जब इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। जब इसका वैल्यू जीरो होगा तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी सर्किट में दैट विल बी व्हाट V बाय एक्सएल और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जब मैं रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा दिया, जीरो से मैंने बढ़ा दिया, तो उसके जीरो से बढ़ाने के बाद क्या था, अब देखा जाए तो ओवरऑल इंपीडेंस क्या होगा आपके पास बढ़ गया। ओवरऑल इंपीडेंस बढ़ने की वजह से इसके पहले जो करंट आ रहा था करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि करंट कम हो गई यहाँ पे, ये जो I2 वाली करंट है इंडिड दिस करंट इज लेस देन I1, ठीक है, ये करंट बढ़ गई है। उसके बाद इसका जो एंगल के बारे में देखा जाए तो एंगल जो होगा अभी 90 डिग्री नहीं होगा, ये क्या ना 90 डिग्री नहीं होगा। अभी उसमें रेजिस्टेंस भी रिएक्टेंस भी तो ऑब्वियस है कि प्योरली 90 डिग्री नहीं आएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा एंगल, सॉरी उससे कम ही आएगा, 75 आ सकता है, 78 आ सकता है, 80 आ सकता है, 85 आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं उसको बढ़ाते गया अगर इसको मैंने ये बना दिया और फाइनली अगर सपोज मैं बोलूँ कि फोर्थ केस अगर मैं कंसिडर कर लूँ और फोर्थ केस में अगर मैं बोलूँ कि सपोज आर का वैल्यू अगर आइडियली देखा जाए तो इन्फाइनाइट मतलब डायरेक्ट ओपन सर्किट ही हो जाएगा, सर्किट देखा आइडियली देखा जाए तो ओपन सर्किट हो जाएगा। वैसे प्रैक्टिकली इसको अपन कभी करेंगे नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो आई का वैल्यू कितना बन जाएगा, आई विल बी 0 एम्पियर एंड द एंगल ऑफ आई विल बिकम व्हाट 0, एंगल ऑफ आई विल बिकम व्हाट 0, क्योंकि आप देखा ना कि tan इनवर्स ऑफ 0 कितना बन जाएगा, सॉरी हाँ tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब आर का वैल्यू इन्फाइनाइट, तो tan इनवर्स ऑफ 0 कितना बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0 विल बी व्हाट, इट विल बी बेसिकली 0 डिग्री, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री बन जाएगा तो आप अगर आप देखिए अपने पास सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी है अभी। अब मुझे क्या करना है, उसका लोकस डायग्राम निकालना है। तो नाउ हाउ विल आई ड्रॉ द लोकस डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। उसका लोकस डायग्राम कैसे निकालना, तो देखिए इसको अपन है ना लोकस डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं कि इसका लोकस डायग्राम कैसे आएगा। लोकस डायग्राम देखिए मैं क्या कंसिडर करना है, वोल्टेज और करंट, ठीक है, इन दोनों को मैं एक्सेस कंसिडर करूंगा। अब कुछ लोग उसको अलग अलग एक्सेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो वर्टिकल एक्सेस है मेरे पास इसको मैं वाई एक्सेस बोल रहा हूँ और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है मेरे पास उसको मैं आई एक्सेस बोल रहा हूँ। दिस इज वर्टिकल, दिस इज व्हाट वोल्टेज। जो हॉरिजॉन्टल है उसके बाद मेरे पास दैट इज नथिंग बट करंट, ठीक है, इस टाइप से। अगर आप देखें तो देखिए जब आर का वैल्यू 0 था तो मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड था V बाय एक्सएल, इतना करंट का मैग्नीट्यूड था और एंगल कितना था 90 डिग्री था। सिंपल देखे जाए तो बेटा सिंपल एक बात बोलो, रेजिस्टेंस अगर हटा दिया तो क्या आ रहा है, प्योर इंडक्टेंस आ रहा है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करते हैं, लैग करते हैं 90 डिग्री से, इतना जानते हो, लैग करते हैं वोल्टेज से, क्या करते हैं 90 डिग्री लैग करते हैं। ये वोल्टेज है और क्या ये करंट है, तो ऑब्वियस है कि दिस इज व्हाट लैगिंग कर लैग कर रही है इसको, इस पॉइंट पे लैग कर रही है। अगर इस पॉइंट पे उसको लैग कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बोला है उसने, V बाय एक्सएल बोला है। क्या है, V बाय एक्सएल इसका मैग्नीट्यूड बोला है कि जहाँ पे R का वैल्यू कितना था 0 डिग्री था, यहाँ पे R का वैल्यू कितना था 0 डिग्री था। समझ में आ रही इतनी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने बोला क्या है, उसके बाद उसने रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया तो देखिए उसका मैग्नीट्यूड कैसा ना, अब यहाँ पे कैसा था, उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था। अब इंपीडेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या करेगा बेटा, कम कर देगा। करंट क्या करेगी, कम करेगी। अगर करंट कम करेगी तो मुझे एक बात बोल, इसको I4 बोल दीजिएगा। अगर करंट कम करेगी और एंगल भी कैसा होगा, एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर, मतलब कि ये एंगल डेफिनेटली 90 से कम ही होगा। अगर 90 से कम होगा तो और उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो गया है। तो देखिए अगर ये वाला यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा ऑब्वियस है कि मतलब यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूँ मैं तो ऐसा मैं रैंडम कंसिडर कर रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ तक कुछ ऐसा कुछ हो सकता है,
ठीक है, या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, दिस इज I2, दिस इज व्हाट I2, और उसका I2 का मैग्नीट्यूड क्या आपको पता है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसके लिए निकालूंगा थर्ड केस के लिए, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस जो करंट आएगी दैट विल बी डेफिनेटली लेस करंट होगी, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट I3, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट I3 होगी। जो फोर्थ है, डायरेक्टली फोर्थ को मैं जीरो बनाने से बेहतर है कि ठीक है डायरेक्ट जीरो बनाऊंगा इस टाइप से, तो उसके अदरवाइज में अगर सपोज और भी ऐसे कुछ करंट कंसिडर करता अलग अलग, तो इस टाइप से ऐसे कुछ आता है। बस मैं 4 ही वैल्यू कंसिडर किया हुआ, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज तुम कंसिडर कर सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग आप उसके वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। और इस टाइप से ऐसा बनेगा आपके पास ये वाला सर्कल। और आपको क्या करना है भी देखा जाए तो देखिए, ये थोड़ा कम आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कंटिन्यूसली कम होते जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं जब ड्रॉ करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये इस टाइप से, ठीक है। और अगर मैं इन सबको अगर जोड़ दूं तो देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने यहाँ से किया था और यहाँ से किया था, उसके बाद में चीज़ों को वैरी करके चला रहा था। तो देखिए थोड़ा सर्कुलर आने के लिए मैं क्या ना कि उसको थोड़ा अच्छा निकालने की कोशिश करूँगा इस टाइप से, ठीक है। उसको थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है कि सर्कुलर नहीं लग रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा उसको सर्कुलर बनाने का। आप समझ सकते हो मुझे लगता है, अभी तो अपन को यहाँ पे ड्राइंग की क्लास नहीं करानी है, बस अपन को पॉइंट को समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि देखिए अगर मैं इन सबको क्या कर रहा है एक्चुअली, ये जो सब जो भी कोई वैल्यूज होंगे ना, उसको ऐसे उसको टिप पे क्या करेंगे ये करेंगे। अब यहाँ पे पूरा ऐसा सर्कुलर बनाना मतलब उन सब पॉइंट को जोड़ देना, ऐसा थोड़ा मतलब मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छा निकालो और आप लोग को अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। इस टाइप से कराता हूँ और ये जो भी पॉइंट होंगे सारे के सारे क्या करेंगे उसको यहाँ इस पॉइंट पे टच करेंगे, ठीक है। और ये वाले जो मैग्नीट्यूड्स मैं निकालूंगा ना, जैसे कि ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला हो गया, सिमिलरली एक ऐसा इधर भी कुछ आ सकता है। हाँ, अब एक्चुअली क्या है ना कि मैंने डायरेक्टली ऐसा R1 R नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसके R नॉट इक्वल्स टू, तो R का वैल्यू 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, ऐसे डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज कंसिडर करो और उसके लिए उसका वैल्यू, उसके लिए क्या है ना, दीज आर फॉर व्हाट, दीज आर फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द R। ये थोड़ा दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द R, दीज आर फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द R, ठीक है। ये वाले जितने भी आपको पता चल रहे हैं सारे के सारे किसके लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R के लिए। सपोज अगर यहाँ पे R का वैल्यू कैसा था, 0 था, फिर मैं इसको बोल दूँ सपोज अगर R1, इसको मैं बोल दूँ सपोज R2, इसको मैं बोल दूँ क्या R3, इसको फिर मैं बोल दिया R4, ठीक है। इसको अगर सपोज मैं बोल दिया R4, ठीक है। ये I2 बस मैं एक ऐसा बताने के लिए बताया था आपको कि मैं उस टाइम पे पूरा निकाल के भी बता दिया कि आपको R ऐसा था, ये R5, दिस इज फॉर व्हाट R6। आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो पता है आप क्या कर रहे हो, R8। आप क्या कर रहे हैं ना, R का वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ा रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, उसको 0 से मतलब स्टार्ट किया बढ़ाना, पहले 0 था, उसके बाद मैंने उसको बढ़ाया, फिर बाद में उसको बढ़ाया और बढ़ाया 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 बढ़ाया। आप देख सकते हो कि देखिए करंट का वैल्यू कैसा ना, उसका अगर ये वाला अगर उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या है ना उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि क्या है ना इंपेडेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है सर्किट में। इस टाइप से अगर देखा जाए तो आपका ये वाला जो सर्किट है बहुत ही सिंपल सर्किट है, एक नॉर्मल जो ऐसा RL सर्किट होता है ना उसी टाइप से एक सर्किट है, और ये तो RL सर्किट ही है, ठीक है। तो ये वाला सर्किट बेसिकली इस टाइप से रहा है। अब आप कुछ लोग क्या करेंगे पता है क्या, इसी सर्किट को थोड़ा ना कुछ बुक्स में शायद मेरे हिसाब से उसने उल्टा भी बना दिया होगा, हाँ, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा कंसिडर किया होगा सपोज दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट, ठीक है, दिस इज द करंट एंड दिस इज द वोल्टेज, ठीक है, इस टाइप से कुछ ऐसा अगर सपोज कुछ उसने दिया होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा आपके पास सबसे पहले करंट जो आएगी, क्योंकि वोल्टेज से करंट क्या करेगी, लैग करेगी, तो दिस विल बिकम व्हाट V/XL। फिर बाद में क्या करोगे आप, उसके अलग अलग वैल्यूज रेजिस्टेंस के वैल्यूज क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे और फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप एक ऐसा सर्कल प्लॉट करोगे और आपके पास जो सर्कल आएगा बेटा इस टाइप से कुछ ऐसा सर्कल आएगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपके पास, फिर दिस विल बी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द R, दिस विल बी व्हाट, बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द R। आप देख सकते हो कि these are the different values of the R for which we are drawing the circle, ठीक है। इस टाइप से आपके पास ये आएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर कुछ बुक्स में ऐसा दिया होता है और आपने तो ऐसा निकाल मतलब ऐसा दिया है कुछ बुक्स में और मैंने तो ऐसा निकाल के दिया है, तो दोनों सेम ही है, बस उसने एक्सेस कंसिडर अलग अलग किया है इस टाइप से, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द R, दिस इज R1 मैं उसको बोल रहा हूँ, R2 बोल रहा हूँ, दिस इज R3,
दिस इज फॉर करस्पॉन्डिंग टू R4, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू R5, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू R6, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू R7, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर डायरेक्टली R8 को ऐसा दिखाएगा। तो ये सिंपल होता है, बस आपको इस टाइप से पता चलना है। अब आपका काम क्या होगा पता है, आपका जो काम होगा बेटा यही होगा। और देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो उसका ट्रेसिंग कहाँ से लेके कहाँ तक हो रहा है, बस आप, क्योंकि देखिए मैं R का वैल्यू यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो देखिए आपकी जो सर्कल डायग्राम है यहाँ से इस टाइप से फ्लो कर रही है, मतलब उसका जो है ना कि पॉइंट किस टाइप से लोकस कहाँ से कहाँ तक आपका मूव कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। देख सकते हो क्योंकि मैं R के वैल्यू को 0 से बढ़ाते जा रहा हूँ तो इस टाइप से मेरा मूव कर रहा है, क्या है ना, इस टाइप से मूव कर रहा है। अगर उसको उल्टा कर देता, उल्टा मतलब क्या, अगर मैं इन्फिनिटी से 0 की ओर जाता तो ये जो भी कुछ उसका जो ये रहता कहने का मतलब कि उसका जो फ्लो होता, जो लोकस होता, लोकस वुड हैव स्टार्टेड फ्लोइंग और स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस वन। तो उसका जो मतलब जो उसका जो पाथ होता, पाथ क्या करता है बेसिकली, उसका पाथ अपोजिट हो जाता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ना रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, किसके वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, रेजिस्टेंस के वैल्यू को, तो इस टाइप से आ रहा है। आपको एक बात पता चल रही है इसमें, क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो भी कुछ चल रहा है किसमें क्या चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस कैसे है आपके पास वेरिएबल है, रेजिस्टेंस कैसा वेरिएबल है, ठीक है, उसके लिए ऐसा कुछ चल रहा है। सर सपोज अगर मैं इंडक्टेंस को वेरिएबल कर देता तो कैसा आता है, आप खुद लोग सोच लीजिएगा। उसका इंडक्टेंस के और करते तो ठीक है, अगर मैं इंडक्टेंस को वेरिएबल बनाता, ठीक है, अगर सपोज मैं करंट का वैल्यू बना दूं, करंट का वैल्यू क्या आपके पास, करंट I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सपोज R प्लस XL, R स्क्वायर प्लस व्हाट, XL का स्क्वायर है, इस टाइप से है आपके पास, इस टाइप से। सपोज अगर आप में से कोई बोलेंगे कि सर अगर सपोज मैं इंडक्टेंस को वेरिएबल बना दिया, तो सपोज अगर आप इंडक्टेंस को वेरिएबल बना रहे हैं, मतलब XL को अगर आपने 0 बना दिया स्टार्टिंग में, तो करंट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बिकम व्हाट, V बाय R, ये आ जाएगा करंट का वैल्यू। और एंगल ऑफ I विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है, उसमें इंडक्टेंस सही नहीं, तो अभी से करंट कैसे बनेगी आपकी प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव नेचर की, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर क्या आ जाएगी। सेकंड केस में कंसिडर कर रहा हूँ कि XL का वैल्यू नॉट 0 है, XL का वैल्यू कैसा नॉट 0 है, तो मतलब क्या ना उसका करंट अभी कैसा करेगा, करंट अभी कम होगा बढ़ेगा, करंट कम होगा या बढ़ेगा, उसका करंट बढ़ेगा या कम होगा, करंट कम होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ रेजिस्टेंस तो सर्किट में अब रिएक्टेंस भी आ रहा है, तो मतलब इंपेडेंस बढ़ रहा है, मतलब क्या, करंट कम हो रही है। सो जो करंट बनेंगे आपके पास, दिस विल बिकम V डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस व्हाट, XL का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। एंड एंगल ऑफ I विल बी tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन R, इस टाइप से आएगा फिर, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड केस के लिए जाओगे, थर्ड के लिए भी ऐसा ही आप कुछ करोगे कि थर्ड केस के लिए एक्सेल भी कैसा होगा, क्योंकि आप अभी एक्सेल को बढ़ाना शुरू कर दिए, आप क्या किया, अभी एक्सेल को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। एक्सेल को पहले 0 था, 0 से थोड़ा और बढ़ाया, और भी क्या कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सपोज अगर एक्सेल 1 है, एक्सेल 2, अगर एक्सेल 3 है, तो एक्सेल 2 जो होगा दिस विल बी ग्रेटर देन व्हाट, एक्सेल 1, मतलब कि आप कंटिन्यूसली उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट का मैग्नीट्यूड आएगा, सपोज अगर इसको मैं I2 बोल दूँ, इसको मैं I1 बोल दूँ, दिस इज I3, तो I3 जो होगा, I3 क्या होगा, I3 विल बी व्हाट, I2 से कम होगा और I1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है, इस टाइप से। और अगर आप इसका सपोज अगर लोकस डायग्राम ड्रॉ करने की बात करें तो बेटा इसका लोकल डायग्राम देखिए किस टाइप से आएगा, इसका लोकस डायग्राम देखिए किस टाइप से आने वाला है। सपोज अगर मेरे पास करंट, मैं उसको बोल रहा हूँ, सपोज इफ दिस इज अ करंट एंड सपोज इफ दिस इज द वोल्टेज, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज, ऐसा होता है रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। तो आपके पास स्टार्टिंग में जब मैंने एक्सेल का वैल्यू जब 0 बनाया था, तो उसमें करंट कितनी फ्लो रही थी, उसके एक्सेल 1 की करस्पॉन्डिंग करंट रहेगी आपके पास I1, क्योंकि उसमें एक्सेल 1 0 है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, आपके पास जो भी करंट होती है, करंट कैसे होती है आपके पास, कैसे होती है, करंट प्योरली रेजिस्टिव नेचर की होती है। अगर करंट आपके पास प्योरली रेजिस्टिव नेचर की करंट है, मतलब करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी इन फेज, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, V बाय R, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड दिस इज इक्वल्स टू I1, इस टाइप से रहेगी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो पता है, इस टाइप से ये ऐसा कुछ आ जाएगा और ये इस टाइप से आएगा, हाँ ठीक है। आप उसके बाद क्या कर रहे हो पता है, रिएक्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्टेंस को बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप रिएक्टेंस बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे क्या हो रहा है बेसिकली आपके पास, जैसे जैसे आप रिएक्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके पास करंट कम होती चली जाएगी। तो आप मिनिमम करंट कितनी हो सकती है, 0 ही हो सकती है, तो मिनिमम 0 यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि देखिए आपका करंट जो होगा यहाँ पे पूरा का पूरा रेजिस्टिव सर्किट है। जैसे भी आपने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, तो बढ़ाने के बाद अगर देखें तो फिर आप रेजिस्टेंस के अलग अलग वैल्यूज के रिएक्टेंस जैसे मैंने दिखाए थे, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंस आप उसको दिखा सकते हो कि फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस। जैसे जैसे आप रिएक्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास सर्किट इस टाइप से आने वाला है,
ठीक है। आप यहाँ पे वैरी क्या कर रहे हो आपको पता है ना, आप यहाँ पे वैरी कर रहे हो रिएक्टेंस को, किसको वैरी कर रहे हो, रिएक्टेंस को, नॉट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब रिएक्टेंस का वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो बेटा करंट कैसे बन जाएगी आपके पास, इस स्टेप से 0 बन जाएगी आपके पास करंट, ठीक है। और आपका जो फ्लो होगा इसका देखिए जाए तो लोकस डायग्राम किस टाइप से, देखिए उसका लोकस किस टाइप से मूव कर रहा है, यहाँ से देखिए इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से मूव कर रहा है, तो इस टाइप से होता है। लेकिन जनरली अपन देखा जाए तो देखिए अगर सपोज मैं ये वाले जो सर्किट है कि जिसमें रेजिस्टेंस जो था वेरिएबल था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्किट में आपको दिखेगा कि प्रैक्टिकल केस में क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस ही आपको वेरिएबल दिखेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा तो इसका जो डायमीटर अगर देखिए सर्कल की तरह बन रहा है, लोकस मतलब क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर मूविंग ऑन अ पर्टिकुलर पाथ। तो इसका अगर मैं देखा जाए तो देखिए ये कैसे बन रहा है, सर्कल की तरह बन रहा है। अगर एक सर्कल की तरह बन रहा है तो मुझे एक बात बोलो बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये सर्कल है, अगर तो सर्कल का रेडियस भी बनेगा तो इसका जो रेडियस बनेगा, इसका रेडियस का वैल्यू देखा जाए तो कितना बनेगा, देखिए ये उसका रेडियस का वैल्यू बनेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो दिस विल बिकम व्हाट, रेडियस। ये क्या बनेगा आपके पास, रेडियस। ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा, देखिए आपके पास ये कितना है, ये तो मतलब उसका क्या टोटल डायमीटर है, तो रेडियस जो बनेगा आपके पास, रेडियस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, v डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्सएल। ये क्या बन जाएगा आपके पास, रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा, उसका हाफ आ जाएगा। इसका मतलब कि जब आपके सर्किट में रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो उसका जो डायमीटर आएगा दैट विल बी व्हाट, v बाय x विल बी व्हाट, डायमीटर। v बाय x क्या होने वाला, डायमीटर। क्योंकि सेम चीज जब मैं इंडक्शन मोटर के केस में समझाऊंगा तब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट इंडक्शन मोटर की ओर मूव करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं लोकस डायग्राम फाइंड करूंगा तो कब इस टाइप चीजें किस टाइप से आने वाली है, ठीक है। इसमें ये वाला बेसिकली कंसेप्ट रहा किसका, बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लोकस डायग्राम फॉर आरएल सर्किट। जब मैं उसमें उसकी बात करूंगा तो उसमें एक और बात मैं बता दूंगा आपको कि जैसे कि देखिए आप जब पावर की इक्वेशन लिखते हो या पावर लिखते हो, सपोज अगर मैं बात करूं किसी नॉर्मल सर्किट की, तो उसमें देखिए पावर किस टाइप से लिखी जाती है। आप क्या बोलते हो कि सपोज अगर मेरे पास एक वोल्टेज फेजर है, सपोज मेरे पास एक वोल्टेज फेजर है, और सपोज अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ सपोज मेरा करंट का फेजर होता है, ठीक है। और सपोज एक्चुअली मतलब ऐसे करंट का फेजर ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और सपोज अगर मैं बोला कि मेरे पास जो सर्किट में जो करंट है, सपोज यही वाली सर्किट की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो वोल्टेज कितनी है, 230 वोल्ट है। वोल्टेज कितनी है उसके, सपोज 230 वोल्ट है। तो सपोज अगर मैं बोलूँ कि दिस इज अ वोल्टेज फेजर एंड दिस इज व्हाट 230 वोल्ट वोल्टेज फेजर मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास इस सर्किट में जो करंट आ रही है आर और एल दोनों अगर सर्किट में अवेलेबल है तो उसके करंट कैसे आएगी, लैगिंग नेचर की आएगी। करंट कैसे आएगी, लैगिंग नेचर की आएगी। और मैं मान के चल रहा हूँ उसका एंगल सपोज अगर 20, सपोज अगर उसमें जो करंट है, हाँ, तो इसकी जो करंट है एक्चुअली करंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं बताऊँ तो दिस इज वॉट 20 एम्पेयर इसकी क्या है करंट है, सपोज क्या है 20 एम्पेयर इसकी करंट है, ठीक है। देखिए आपके पास वोल्टेज भी है और करंट भी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल मैं मान के चल रहा हूँ कि दिस इज 36.86 एंगल है। कितना है, 36.86, ठीक है। इस टाइप से दोनों के बीच का एंगल इस टाइप से। और अगर मुझे सपोज पावर निकालने तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए मेरे पास वोल्टेज है और ये क्या है करंट है। तो इस करंट का देखिए दो कंपोनेंट आपके पास बन सकते हैं। इस करंट के अगर देखा जाए तो क्या ना उसके दो अलग अलग कंपोनेंट बन सकते हैं। एक ऐसा कि एक अगर देखा जाए तो एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन अगर देखा जाए तो इसके साथ जो करंट कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी व्हाट, वी आई कॉस फाई बनेगा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं मैं, मतलब ये वाला कंपोनेंट की बात करूं तो दिस विल बिकम व्हाट, आई साइन फाई, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये वोल्टेज है और अगर ये करंट है तो यहाँ से मुझे तो उसका पावर का जो कंपोनेंट मिलेगा दैट विल बी व्हाट, एक्टिव पावर कंपोनेंट। और यहाँ से जो मेरे पास इसका ये वोल्टेज और ये वाला करंट, इससे जो ये वाला पावर का जो कंपोनेंट मिलेगा दैट विल बी व्हाट, वी आई साइन फाई, या मैं कह सकता हूँ कि वी आई साइन फाई, करेक्ट। तो यहाँ से जो एक्टिव पावर का कंपोनेंट मिलेगा दैट विल बी व्हाट, पी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉस ऑफ फाई। यहाँ से मुझे मिलेगा पावर। अब आप बोल रहे हो कि सर आप ऐसे बीच में क्यों इसको बता दिए कि उसके और इसके बीच में, बिल्कुल सेम आपके मन में डाउट होगा, लेकिन ये बस मुझे पहले एक्सप्लेन करने देंगे, बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें वोल्टेज कितना आ जाएगा 230 मल्टीप्लाई बाय करंट कितनी होगी 20 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी व्हाट 0.8, कॉस फाई कितना होगा 36.86 मतलब 0.8, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम 460 मल्टीप्लाई बाय 8, इस टाइप से 0 6 8 जा 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 360 36 एक्चुअली वाट, ये बनेगा आपके पास पावर। जो रहा पावर, मुझे उसके वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं, हो सकता है कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, तो आप उसमें ज़्यादा उलझे मत रहेगा। आपको बस ये समझना है कि इसके आगे जब मैं बोलूँगा कि ये वोल्टेज है और एक करंट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ये मेरे पास ये वोल्टेज है और एक करंट है, अगर सपोज मैं ऐसा बोल देता, सपोज अगर मैं ऐसा बोल देता कि ये वाली जो लाइन होगी ना, दिस लाइन विल इंडिकेट द पावर, कैन यू से लाइक दिस,
कैन यू से लाइक दिस? बिल्कुल भाई, वाई कांट यू से लाइक दिस? बिकॉज दिस इज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज, और वोल्टेज तो पैरेलल में तो सेम ही होगी, ठीक है। तो ये वाली जो वोल्टेज, दिस विल बी द वोल्टेज, एक्चुअली ओनली दिस मच कंपोनेंट ऑफ करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर। तो इसके आगे जब मैं बोलूंगा कि दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज, एक वाई एक्सिस पे मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल के करस्पॉन्डिंग जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये करंट है, तो इस करंट की जो परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी ना, दैट विल बी मतलब व्हाट, आई कॉस फाई के करस्पॉन्डिंग, दैट विल रिप्रेजेंट दैट दिस इज नथिंग बट द पावर, दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द पावर। मतलब कि इसका ये वाला जो मतलब एक जो करंट है उसका जो मैं वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू उन दोनों के बीच में जो कॉस वाला जो मैं ये लूंगा प्रोजेक्शन, तो वो मुझे बता देगा कि दैट विल बी पावर। क्योंकि अब ये सब चीज़ें जब मैं उसके पावर या उसके जब मैं नॉर्मल जब इंडक्शन मशीन का जब मैं अभी सर्कल डायग्राम निकालूंगा तब मैं सब बातें उसमें करने वाला हूँ। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत ही सिंपल था, पूरा का पूरा जो एनालिसिस मैंने आपको बताया किसके बारे में, सर्कल डायग्राम को बेसिक्स, उसके जो बेसिक्स है उसको समझने के लिए पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने बताया। अभी तक मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसका स्केल कितना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, उसको कौन से स्केल पे फाइंड करते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं बताया। जब उसका टाइम आएगा तब मैं सब बताऊंगा। पहले सबसे पहले अपन का पहले कंसेप्ट रेडी होना जरूरी है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इंडक्शन मशीन का, एक छोटा सा सर्किट कंसिडर करूंगा, एंड देन आई विल ड्रॉ द एक्चुअल सर्किट डायग्राम फॉर द इंडक्शन मशीन, ठीक है। देखिए अब अपन बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मशीन की, उसको मैं कंसिडर करता हूं, एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। कंसिडर एन अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ, कुछ चीज़ें कंसिडर कर लूँ, मतलब क्या, कुछ पैरामीटर कंसिडर कर लूँ। बस मुझे आपको ये दिखाना है कि नॉर्मल किसी भी सर्किट का अगर आपको इंडक्शन, जब आप सर्कल डायग्राम निकालोगे आपको कौन सी बात है कि जो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि देखो, अब मैं जो सर्किट कंसिडर करूँगा, सपोज अगर मैं उसमें स्टेटर इम्पिडेंस के बारे में ज़्यादा बात ना करूँ, ठीक है, तो इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें ना दोनों रेजिस्टेंसेस है, स्टेटर और रोटर दोनों को मैं एक साइड के लिए, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक ही साइड के लिए मैंने क्या किया ना, रेफर कर लिया, मतलब रोटर पैरामीटर्स आर रेफर टू द स्टेटर साइड, ठीक है। और मैं उसको अप्रॉक्सीमेट इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो आपके पास जो एयर गैप वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज ऑन व्हाट, राइट साइड, एंड स्टेटर पैरामीटर्स आर ऑन दी लेफ्ट साइड। लेकिन मैं उसको मतलब सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसान रहा, इसके लिए मैं उसको ना लेफ्ट साइड के लिए लेके गया, राइट साइड के लिए लेके गया पैरामीटर्स को, ठीक है। दिस इज जे एक्सएम, दिस इज आर ई, एनर्जी लॉस कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर गैप। यहाँ पे आपके पास फेज वोल्टेज होगी V1, ठीक है, और यहाँ पे होगा आपके पास R1 प्लस वॉट R2 डैश बाय S, ठीक है, एंड यहाँ पे रहेगा आपके पास X1 प्लस X2 डैश, इस टाइप से। और आपको पता रहे कि सारे पैरामीटर कैसे, ऑल दिस पैरामीटर्स आर रेफर टू दी स्टेटर साइड, ठीक है, ऑल दिस पैरामीटर्स आर रेफर टू द स्टेटर साइड। बेटा आपको एक बात यहाँ से पता चलेगी, अगर आप यहाँ पे केसीएल अप्लाई करोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए करंट कौन कौन से होते हैं। जब आप ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे आपको मैंने बताया था कि नो लोड करंट कैसा होता है, उसके एनर्जी लॉस कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीजें मैं इसके पहले बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो की दैट विल बी नथिंग बट आई नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो की दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, मैग्नेटाइजिंग करंट IM। इसमें जो करंट चली जाएगी दैट विल बी व्हाट, IC, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, और यू कैन कॉल इट इज व्हाट, एनर्जी लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, क्योंकि कोर लॉस की वजह से I2R लॉसेस आएंगे, पर्टिकुलर टाइम के लिए देखते तो आपको हीट मिलेगी, दैट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, सो इट इज एनर्जी लॉस कंपोनेंट। सिमिलरली ये इसमें जो करंट जा रही है इसको मैं बोल देता हूँ व्हाट, I2 डैश, ठीक है, और यहाँ से जो करंट आएगी आपके पास क्या होगी, दैट विल बी I1। ये कौन सी करंट आएगी आपके पास, सप्लाई करंट आएगी I1, इस टाइप से आने वाला आपके पास, ठीक है। अब आपको एक बात पता है क्या कि जब भी अपन इसकी बात करते हैं किसकी, RC और JX, मतलब कि सपोज अगर मैं यहाँ पे KCL की बात करूँ तो I0 का जो वैल्यू होगा, I0 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बिकम IC या IE जो कंसिडर करना, ठीक है, IE में बोल रहा हूँ, IE माइनस व्हाट, J टाइम्स ऑफ IM, इस टाइप से। अब मुझे एक बात बोलेगा आप, ठीक है, अगर मैं उसमें माइनस J लिख दिया तो उसको इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं, फेजर तो उसको ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, ठीक है, इस टाइप से। या उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि
आई नॉट इज इक्वल्स टू वॉट आई ई प्लस आई एम, इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे एक सिंपल आपको पूछना है, क्या यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा? अगर आप उसको माइनस जे दिखा रहे हो तो उसमें ऑब्वियस है कि उसमें 90 डिग्री का उसमें जिक्र हो गया, उसमें उसने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। और जब मैं उसमें यहाँ पे प्लस दिखा रहा हूँ उसका मतलब कि वहाँ पे माइनस जे टाइम्स ऑफ आई एम आ जाएगा। तो सिंपल है, आप लोग अगर आप यहाँ पे केसीएल अप्लाई करोगे तो केसीएल मतलब कि उसमें आई से जा रहा है और आई एम जा रहा है, तो दोनों को आप किससे दिखाओगे? आई नॉट से दिखाओगे। और अगर आपको याद आ रहा है तो देखिए मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि नो लोड टेस्ट, या मैं कह सकता हूँ उसको कि ओपन सर्किट टेस्ट जब अपन इंडक्शन मशीन के ऊपर कंडक्ट कराते हैं उसका नो लोड पावर फैक्टर बहुत कम होता है, ऐसा मैं उस टाइम पे बताया था आपको। 0.5 लैगिंग से भी बहुत कम होता है, ऐसा मैं उस टाइम पे आपको बताया था, आपको अगर याद आ रहा है तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि उसका पावर फैक्टर अगर कम है। और मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस कंपोनेंट अगर इस दोनों में देखा जाए तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है उसका थोड़ा एक्सटेंट ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? मैं क्या बोला था, आई एम जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू व्हाट आई सी। तो आई सी थोड़ा जो होता है थोड़ा कम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम होता है। तो आई एम जो होता है ना, आई एम इज ग्रेटर देन व्हाट आई सी एट नो लोड। अपन इसके पहले डिस्कस किए थे फ्रॉम ब्लॉक रोटर फ्रॉम नो लोड टेस्ट ऑफ द इंडक्शन मशीन। ऐसा इसके लिए क्योंकि उसमें एयर गैप ज्यादा होता है तो रिएक्टेंस का वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का वैल्यू कम होना जरूरी है, क्योंकि एयर गैप ज्यादा है तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए फ्लक्स ज्यादा लगेगा, और फ्लक्स ज्यादा चाहिए तो उसके लिए मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा चलेगी। मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होने के लिए एक्सएम कम होगा, इसके लिए आई एम विल बी मोर देन दैट ऑफ द आई सी। ऐसा अपन उस टाइम पे पढ़े थे। तो इसका जो एंगल अगर मैं बात करूँ ना, तो आई नॉट का जो एंगल आएगा ना, एंगल ऑफ आई नॉट विल बी, हाँ तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं तो कह सकता हूँ मैं, लेकिन 90 की ओर या उससे थोड़ा मतलब 0.5 वगैरह उस टाइम से, या उससे थोड़ा कम वगैरह ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो विल बी लेस एंगल, नहीं सॉरी, एंगल ऑफ आई नॉट विल बी मोर। हाँ, एंगल अगर कम होगा तो पावर फैक्टर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। एंगल अगर ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर कैसा होगा? कम होगा। तो एंगल ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पावर फैक्टर कम ज़्यादा आएगा, सॉरी कम आएगा। आई टू डैश जो होगा, आई टू डैश में देखिए आई टू डैश की करंट अभी कैसे लिखी जाएगी, आई टू डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R1 प्लस व्हाट R2 अपॉन S, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस व्हाट X1 प्लस व्हाट X2, इस टाइप से होता है। अब आपको एक बात पता है क्या, आपके पास जो लोड होता है, लोड कैसा होता है? देखिए आपके पास क्या है, मशीन कौन सी? आपके पास इंडक्शन मोटर है। क्या है? मोटर है। अब मोटर है तो उसका इनपुट क्या होगा? देखिए मोटर है, आउटपुट क्या है इसका? मैकेनिकल है। आउटपुट क्या है उसका? मैकेनिकल है। और इनपुट क्या है उसका? इलेक्ट्रिकल है। इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल है। मैकेनिकल मतलब क्या? पावर क्या है आपके पास? पावर P इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा, इस टाइप से। अगर आपके पास लोड चेंज हो रहा है तो बेटा लोड चेंज हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा भी चेंज होगा, बिल्कुल सही है। अगर ओमेगा चेंज होगा तो स्लिप के बारे में, ओमेगा मतलब क्या? स्पीड चेंज होगी, एनआर चेंज होगा। स्लिप क्या होता है? NS माइनस NR डिवाइडेड बाय व्हाट NS, इस टाइप से होता है। अब मुझे एक बात बोलो, अगर इसमें स्लिप अगर चेंज हो रही है, स्लिप अगर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर स्लिप कब चेंज होगी? जब NR चेंज होगा। NS तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपके पास कांस्टेंट है, पोल्स कांस्टेंट है, तो 120 A/P तो NS कांस्टेंट ही है। अगर NR चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग S भी चेंज होगा। अगर S चेंज होगा तो S के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर तो चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही भाई, देखिए ये पैरामीटर चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या? रेजिस्टेंस इज द पैरामीटर विच इज वेरिएबल। और आपको अगर याद आ रहा है तो इसके पहले जो मैं आपको लोकस डायग्राम बताया उसमें मैंने बताया कि जब रेजिस्टेंस को वेरिएबल बनाते हैं तो जो डायमीटर आता है कौन सा आता है? रिएक्टेंस आता है। कौन सा आता है? रिएक्टेंस आता है। आपको एक बात पता चली, मैं जो बोला था सही में पता चला, बिल्कुल सही है। अब आपको ये बात पता चल गई तो अब मैं बाकी आगे की इसकी जो करस्पॉन्डिंग चीजें वो सब मैं चीजें बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ अभी, क्योंकि इसका पता होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने I2 डैश निकाल लिया, ठीक है, तो I2 डैश से उसका कुछ एक पावर फैक्टर एंगल भी आ जाएगा इसका, ठीक है, तो I2 डैश का एंगल भी आ जाएगा आपके पास। I2 डैश का जो एंगल होगा दैट विल बी एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस व्हाट R2 डैश बाई S। तो यहाँ से उसका एंगल भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको एंगल पता चल गया, उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब एंगल पता चला गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो मैं I1 भी पता कर लेता हूँ। I1 क्या होगा? I1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट I नॉट प्लस व्हाट I2 डैश, इस टाइप से रहेगा आपके पास, बिल्कुल सही है। और अब मेरे पास अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो मैं आराम से अब क्या है ना उसका इक्वल, अब मैं उसका आराम से इंडक्शन मोटर का डायग्राम निकाल सकता हूँ, सर्कल डायग्राम एक्चुअली, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? बस वही जो इसके पहले अपन सिंपल फंडा जो अप्लाई किए थे उसी टाइप से, और एक पैरामीटर के जो आपको वेरिएबल पता चल गया है तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी दीजिएगा, हेयर R2 बाई S इज वेरिएबल because as load is variable, as load is change, omega R will change, hence S means मतलब what? Sleep will change, hence S will change। अगर S चेंज हो रहा है that's why R2 by S
विल बी चेंज्ड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं देखिए उसका अगर मैं सर्कल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए किस टाइप से ड्रॉ करना है। ठीक है, इस टाइप से। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सिंपल देखिए, हाँ, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे तो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी करना है। तो इनिशियल अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग पे आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनिशियल अगर देखा जाए एट स्टार्टिंग, अगर मोटर को स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट किया जाएगा तो एट स्टार्टिंग पे, एट स्टार्टिंग यस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एट स्टार्टिंग पे एन आर जीरो होता है, ठीक है। एट स्टार्टिंग पे क्या होगा, एन आर जो होगा, एन आर विल बी जीरो। अगर एन आर जीरो होगा स्टार्टिंग पे तो स्लिप का वैल्यू कैसा होगा, 1 होगा। अगर स्लिप का वैल्यू 1 है तो देखिए आपके पास R1 प्लस R2 सिर्फ जो करंट आएगी आपके पास क्या होगा, इसमें बस ये 1 हो जाएगा तो R1 प्लस R2 नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है। आई नॉट तो रहेगा ही उस टाइम पे, मतलब मुझे बस इतना बताना है कि इस वाला जो सर्किट है, दिस सर्किट विल नॉट बी ओपन, इस सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी, इसमें भी करंट फ्लो होती रहेगी, मतलब कि आई नॉट इज नॉन जीरो, I2 इज ऑल्सो नॉन जीरो, तो I1 विल बी व्हाट, इट विल बी ऑल्सो नॉन जीरो। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले मैं आई नॉट को ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ, आई नॉट को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आई नॉट को ड्रॉ किया इस टाइप से, ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ ठीक है, इसको यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ से मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी आगे। तो दिस इज आई नॉट, ठीक है, और ये आई नॉट का वो वाला एंगल होगा जो मैग्नेटाइजिंग करंट के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आता है, और कोर लॉस करंट, मतलब आई नॉट जो होता है ना, आई एम प्लस आई सी, इन दोनों का एडिशन होता है तो उन दोनों के बीच का एंगल आता है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए अब मेरे पास जो करंट आएगी कौन सी, I2 डैश करंट जो होगी, I2 डैश करंट कैसे आपके पास अगर आप देखें तो I2 डैश जो करंट होगी, ठीक है, देखिए I2 डैश करंट है, इस करंट के करस्पॉन्डिंग कुछ तो एंगल आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल है, किधर गया वो, ये वाला एंगल रहेगा। उसके बाद जब मैं उसको जोड़ दूंगा किसके साथ, तो ठीक है, मैं देखिए पहले सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहले देखिए मैं इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एक एंगल, इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको इस टाइप से ड्रॉ करने के बाद आई नॉट और I2 डैश जो होगी, I2 डैश का कुछ तो एंगल होगा, ठीक है, और I2 डैश क्या है ना, दोनों को ऐड करना है मुझे, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। जब मैं उसको ऐड करूंगा तो इसका भी कुछ एंगल होगा, उस एंगल को मुझे पता नहीं उसका वैल्यू क्या है, बस मैं अभी फिलहाल ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो एंगल आएगा उसका भी एंगल रहेगा, नॉन जीरो एंगल रहेगा, तो इस टाइप से कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, इस टाइप से क्या है ना, उसका एक मैग्नीट्यूड आने वाला है, ये बनेगा आपके पास फिर क्या, दिस विल बी नथिंग बट I2 डैश, ये क्या बनेगा, I2 डैश, ठीक है। जैसे भी आपको ये I2 डैश पता चला और आपको सर्कल अगर बनाना होगा तो सर्कल बनाने के लिए देखिए I2 डैश में क्या है ना कि I2 डैश में रेजिस्टेंस जीरो नहीं है पूरा का पूरा, और मैंने बोला था कि अगर आपको पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी आप क्या है ना उसको सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि अपन जब उसका सर्कल लोकल डायग्राम निकाले थे तो उस टाइम पे मैं आपको बताया था V/X क्या था, उसका डायमीटर था, V/2X उसका रेडियस आ रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या है कि ना, देखिए जब मैं आपको अगर याद आ रहा है तो मैंने ये वाली जो लाइन लिखी थी ना, दिस वाज नथिंग बट व्हाट, ये जो लाइन थी आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, यही पे मैंने डायमीटर निकाला था, दिस वाज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, V/XL, या था V/XL। तो इसी के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे बना लिया। तो I2 डैश जो था ना, I2 डैश कैसा वेरिएबल है मेरे पास, I2 डैश कैसा मेरे पास वेरिएबल है, और I2 डैश में कौन सा पैरामीटर जो वेरिएबल, I2 डैश में जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरिएबल। तो I2 डैश के करस्पॉन्डिंग आपके पास V/X का क्या आने वाला था, सर्कल आने वाला था। तो V/X इतने डायमीटर का सर्कल आने वाला था। तो V/X मतलब ये वाली जो करंट है, इस करंट का मैं क्या करूंगा, सेंटर जो होगा ना एक्चुअली इसका मैं क्या करूंगा, पहले इसके ऊपर प्रोजेक्शन लूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग में क्या कर पाऊंगा, उसका रेडियस खींच पाऊंगा और उस रेडियस के करस्पॉन्डिंग सर्कल खींच पाऊंगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, ए वाले जो मेरे पास I0 से I2 डैश इतने मैग्नीट्यूड का जो मेरे पास करंट है, इस करंट के देखिए मैं उसको एक्जैक्टली उसके सेंटर पे मैं उसको बाइसेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, बाइसेक्ट। जिस पॉइंट पे मैं उसको बाइसेक्ट पता चला, मैं क्या करूंगा, उससे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा इस लाइन पे, इसी एक परपेंडिकुलर किसको होना चाहिए, ये वाली जो लाइन होगी करंट की, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मैंने इसको परपेंडिकुलर खींचा, नाउ ये वाली जो पॉइंट होगी मेरे पास, दिस विल बी व्हाट, ये जो रहेगा आपके पास, दिस विल बी रेडियस, ये जो आपके पास जो सर्कल बनेगा ये क्या रहेगा, उसका रेडियस बनेगा, ये क्या रहेगा, उसका रेडियस बनेगा। और इस रेडियस का सर्कल अब आप क्या करोगे, वहां से खींचोगे, उस रेडियस का सर्कल क्या करोगे आप, अब यहाँ से खींचोगे। और देखिए अगर आप जब उस रेडियस का सर्कल जब यहाँ से बनाओगे तो वो सर्कल बनेगा आपके पास इस टाइप से। शायद सर्कल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, थोड़ा आप समझ सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आप इस रेडियस का सर्कल खींचोगे, ठीक है। तो ये वाला जो सर्कल है ये क्या है, उसका एक्चुअली देखा जाए तो
ये उसका क्या है, ये उसका डायमीटर रहेगा सर्कल का, क्या रहेगा, दिस विल बी नथिंग बट, हाँ, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इस टाइप से रहने वाला है। तो इतना सिंपली आपको उसको बनाना था। अगर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर मुझे सपोज अगर I1 डैश पता करना होता तो I1 डैश कैसे पता करोगे, I0 और I2 इन दोनों को ज्वाइन करने वाला करंट दिखा दो, वहाँ पे आपको I1 डैश पता चल जाएगा, सॉरी I1 पता चल जाएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखिएगा क्योंकि इतना ही पैरामीटर है जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर ये पैरामीटर आपको अच्छे से पता चल गया तो इसका मतलब क्या, आप उसको आराम से पता कर लोगे, आप क्या उसको आराम से पता कर लोगे, ठीक है। बाकी जो I1 डैश वगैरह मुझे ज़्यादा फिलहाल इसमें ज़्यादा दिखाना नहीं फिलहाल। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग थोड़ी एकदम सिंपल बातें कर लेता हूँ मैं, आपको बस बातें पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए कैसा कुछ निकाल के दिखाया था, मैंने करंट और वोल्टेज पावर के करस्पॉन्डिंग में बात किया था, उस टाइम पे मैं आपको बताया था, कैसे बताया था मैं आपको, बेटा देखिए आपके पास क्या होता है, एक वोल्टेज है, अरे यार ये वोल्टेज है और ये क्या आपके पास करंट है, एक करंट है और ये क्या आपके पास वोल्टेज है, ठीक है। और इन जो एक्चुअल जो सर्किट की करंट है, सपोज उस सर्किट की करंट है इस टाइप से, क्या है ना, सर्किट की करंट है I और ये क्या है वोल्टेज, इन दोनों के बीच में एंगल कैसा है, सपोज फाई, क्या एंगल फाई है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जब ये जो करंट है, जब मैं इसका प्रोजेक्शन इस साइड पे लूंगा, मतलब कॉस लूंगा उसके साथ, तो उस टाइम पे मुझे क्या मिलेगा, कौन सा पावर मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम I cos फाई, ये जो बनेगा दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी I sin फाई। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर बनेगी दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी द पावर, ये जो पावर बनेगी एक्चुअली दिस विल बी व्हाट, एक्टिव पावर, मतलब कि दिस इज अ वोल्टेज एंड दिस इज व्हाट, दिस इज करंट व्हिच इज लैगिंग बाय एन एंगल फाई। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर बनेगी दैट विल बी व्हाट, पावर पी, दैट विल बी व्हाट, पावर पी बनेगी, इस टाइप से बनेगी। अब जो भी मैं बोलूंगा मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सब लोग अभी इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कि आप अब इसको समझ जाओगे। देखिए ये क्या है बेटा, वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, बिल्कुल सही है। देखिए आपको पता चल गया मुझे बोलना क्या है, ये वोल्टेज है इस साइड के लिए और ये क्या है आपके पास करंट है, इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल बनेगा, बिल्कुल सही है, नो लोड पावर फैक्टर का इसका जो इसका खुद का जो एंगल बनेगा दैट विल व्हाट, फाई नॉट, जो भी कुछ होगा सो होगा, फिलहाल अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। फाई नॉट जो भी कुछ एंगल बनेगा, ये वोल्टेज है और ये क्या है, करंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो भी कुछ बनेगा एक्चुअली, मतलब जब मैं इसका प्रोजेक्शन इस साइड के लिए लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, पावर आएगी। वो जो पावर आएगी ये वाली पावर आएगी कि नहीं आएगी, अरे वहाँ पे मैं समझा आपको, ये वाली पावर आएगी, बिल्कुल सही। तो ये वाली जो पावर होगी ना, कौन सी पावर होगी, देखिए करंट कौन सी, I0 है, वोल्टेज तो अपनी जो रेटेड सप्लाई थी वही है, वोल्टेज है और ये I0 है, दोनों के बीच का एंगल कौन सा, फाई नॉट है। फाई नॉट मतलब कौन सा, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, क्या है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो नो लोड करंट है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल है, वोल्टेज तो वही सप्लाई वोल्टेज जो है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं आपको नो लोड टेस्ट में जो उसके करंट का एक्सप्रेशन, जो पावर का एक्सप्रेशन लिखा था, पावर का एक्सप्रेशन क्या लिखा था अपन नो लोड टेस्ट में, P इज इक्वल्स टू व्हाट, √3 मल्टीप्लाई बाय VL मल्टीप्लाई बाय व्हाट, I0 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, cos ऑफ फाई नॉट। ये कौन सी पावर थी, नो लोड पावर थी, नहीं थी, नो लोड पावर थी या नहीं थी, बिल्कुल सही, नो लोड पावर थी। नो लोड पावर में कौन कौन से लॉसेस आते थे, कोर लॉस आता था, उसके बाद क्या आता था, उसके बाद क्या आता था, नो लोड टेस्ट में कोर लॉस आता था, उसके बाद अपन क्या लिखे थे, स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस निकाले थे, बिल्कुल सही है। और क्या लिखे थे अपन, मैकेनिकल लॉस आया था, मतलब क्या कांस्टेंट लॉसेस आए थे, क्या आए थे, कांस्टेंट लॉसेस थे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट विल इंडिकेट द कांस्टेंट लॉसेस। ये पॉइंट कौन सा, मतलब ये वाली जो पावर की ना, दिस पावर विल इंडिकेट व्हाट, कांस्टेंट पावर। ये पावर कौन सी पावर इंडिकेट करेगी, कांस्टेंट पावर इंडिकेट करेगी। समझ में आ रही बेटा बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, करेक्ट। मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखिए ये वाली जो पावर बनेगी ना, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट लॉस, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, कांस्टेंट लॉस, ठीक है, कांस्टेंट पावर लॉस। इसमें कौन कौन से लॉस आएगा, कोर लॉस आएगा और क्या होगा, कोर लॉस और कौन से पावर आएगी बेटा, कोर लॉस और कौन सा पावर आएगा, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल लॉस। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप तो इसमें गलती कर दिए, मैकेनिकल लॉस, क्या बेटा, सर आप तो उस टाइम पे बोले थे कि वहाँ पे स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस भी आया था, यहाँ पे आपने नहीं दिखाया, इसमें लिखा नहीं। अरे भाई मैंने क्या बोला था, आप सोचो मैंने क्या बोला था, मैंने ये वाले जो पैरामीटर थे, जब मैं इन पैरामीटर्स को इस साइड के लिए कंसिडर किया था, मतलब क्या स्टेटर के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब मैं लेफ्ट साइड के लिए कंसिडर किया था तब उसमें आता था। अब मैं उनको राइट साइड पे लेके गया तो बेटा जो भी करंट आ रही I0 में तो R1 और X1 आ ही नहीं रहा, तो R1 के करस्पॉन्डिंग स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉसेस आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैंने इसको क्या नाम दिया था, अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट। इसके लिए मैंने इसको क्या नाम दिया था, अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पावर आएगी कौन से आ जाएगी, दैट विल बी कांस्टेंट पावर लॉस आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग मेरे हिसाब से अब तो समझ गया होगा, सब डेफिनेटली बच्चे समझ गए होंगे मुझे क्या बोलना है। ये करंट है कौन सी, I2 डैश, करंट कौन से I2 डैश है, कहां से बेटा, ये वाली करंट यहां से। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो I2 डैश है, इस I2 डैश है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसी वोल्टेज को अगर यहाँ पे अगर खींच देता तो आप कह सकते हो कि सर ये तो मतलब ये, अरे यार थोड़ा ऐसा, मतलब मुझे ना टेढ़ी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम ऐसा सिस्टमेटिक चीजें होती है, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में।
अगर मैं इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखूँ तो देखिए ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी तो कुछ पावर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सही है। कौन सी पावर आएगी? अरे इसमें जो भी पावर आ रही है बेटा, ये वाली तो पावर जो होगी वही तो पावर वही होगी। कौन कौन से पावर हो सकती है यहाँ पे? अरे यहाँ पे आएगा आपके पास I2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R1 प्लस व्हाट R2, इस टाइप से आएगा। ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट I2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस व्हाट I2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाई S। इस टाइप से मतलब कि स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस आ रहे हो, कौन सा आ रहा है? स्टेटर रोटर आई स्क्वायर लॉसेस, स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस और क्या आ रहा है? स्टेटर रोटर आई स्क्वायर लॉसेस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कुछ भी नहीं, ये जो भी कुछ आएगा ना, देखिए ये वोल्टेज है और ये क्या है ना, करंट की मैग्नीट्यूड इतनी है आपके पास, क्योंकि ये तो दूसरा करंट है, ये अभी ये वाली करंट है। इसका मतलब क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ ये आएगा ना, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द पावर, विच पावर विल दिस बी? ये वाली जो पावर है आपके पास, कौन सी पावर है? दिस पावर P विल बी इक्वल्स टू व्हाट I2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R1 प्लस व्हाट R2। अब इसमें स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस भी आ रहे हैं और क्या ना, रोटर पावर भी आ रही है, मतलब कि जो आउटपुट में जो मैकेनिकल पावर वगैरह जो आएगी उसको पावर आ रही है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। तो फिर यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको स्टेटर आई स्क्वायर लॉसेस और रोटर आई स्क्वायर लॉसेस कैसे सेग्रीगेट करोगे, कैसे उनको अलग अलग दिखाएंगे, ये सब बातें मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आपको बस इतना समझ में आया कि नहीं, बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सर समझ में आया इस टाइप से। और मुझे लगता है कि यार समझ में आया होगा, मैं इतना आपको मतलब जान लगा के इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छे से बता रहा हूँ, तो इतना तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो समझ में आ गया, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं डायरेक्टली आपको ब्लॉक रोटर टेस्ट और शॉर्ट और नो लोड टेस्ट, दोनों टेस्ट को कंसिडर करके जब मैं अब उसका एनालिसिस करूंगा पूरा, तो उसमें देखना पूरा का पूरा आपको सर्कल डायग्राम किस टाइप से आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें आपको इसे आराम से पता कर लो। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं अभी फिर आगे के लिए फॉरवर्ड करता हूँ खुद को, और अपन ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट का डेटा कंसिडर करके उसके ऊपर देखिए कैसे अपन सर्कल डायग्राम वहां से बना सकते हैं उसको। ठीक है।